आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एरिया वेक्टर क्या होता है हमारा। किसी भी सरफेस पर हमारी हमारी प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस और किसी भी क्लोज सरफेस पर जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो हमारा कैसा होता है, पहले हम पढ़ेंगे वो। तो इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। हमारा एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं डीएस वेक्टर या फिर डीए वेक्टर, और ये किसके इक्वल होता है हमारा? स्मॉल एरिया डी ए इंटू एन कैप, यानी एरिया डी ए और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम उसके यूनिट वेक्टर से। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसा होगा? इसका यूनिट वेक्टर होगा बिल्कुल, जो हमारी ये सरफेस होती है सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है? सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। तो जिसका डीएस वेक्टर होगा वो किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। और इसका ये हो गया हमारा इसका वेक्टर। वेक्टर हमारा क्या हो गया? डीएस यानी एरिया इंटू एन कैप। इसका जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा, और जिसका यूनिट वेक्टर होगा वो भी हमारा किधर की तरफ होगा? ऊपर की साइड होगा। अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, हमारी ये है कर्व सरफेस है हमारी। कोई भी कर्व सरफेस है, हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया ये, और इसका छोटा सा पार्ट है, इसका एरिया कितना है? डीएस। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर? तो ये हो गया इसका हमारा यूनिट वेक्टर, और ये हो गया हमारा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारा कितना होगा? डीएस वेक्टर। ये हमारा क्या होता है? डीएस इंटू एन कैप। ये हमारा होता है एरिया वेक्टर होता है हमारा। और फिर अब हम पढ़ेंगे हमारा एरिया वेक्टर। समझ में आ गया होगा क्या होता है हमारा? जैसे ये हमारा होता है कोई भी हमारी कर्व सरफेस है ये, हमने यहाँ पर एक छोटे छोटे से पार्टिकल ले लिए, तो उसका यूनिट एरिया वेक्टर हमारा किधर होगा? इस साइड। और यूनिट वेक्टर भी किधर होगा? इसी साइड होगा। ये हमारा होता है एरिया वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the measure of total number of electric lines of force passing normally through the that area। इसका कहने का मतलब है कि ये हमारी कोई सरफेस है, और इससे हमारी ये क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रही है? परपेंडिकुलर। जो कि हमारी ये वाली सरफेस है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, इसमें और इसमें कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। इस सरफेस की ये क्या होगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी ऐसे। ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं रखी हुई हमारी, ये कुछ एंगल में ऐसे है ऐसे, और ये हमारी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलेगी यहाँ पर। तो जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। यानी इस एरिया से हमारी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ये पास हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होता है ये किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया। पहले तो एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होगी, और इतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वही बात होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उससे उतना ज़्यादा हमारा फ्लक्स होगा फिर से। और दूसरा है हमारा पोजीशन ऑफ प्लेन। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ प्लेन, यानी कि जो भी हमारी सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमारा जो ये हमारी ये मान ली हमने कोई प्लेन सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी ऐसी ही जा रही है, यानी बिल्कुल इसके ऊपर से जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। यानी कि जैसे ये हमारा कोई कागज हो गया, और इसके ऊपर हमने फिर एक और हमारा एक पेपर हमने, ये हमारा एक पेपर है और उसके ऊपर फिर से एक और पेपर रख दिया, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल अगर हमारा 0 डिग्री होगा, तो वो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी पढ़ेंगे हम कैसे हुआ। ठीक है, ये हमारा तीनों हो गया। और इसको हम अच्छा फॉर्मूला वाइज कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये हमारी क्या है? सरफेस। ये हमारी कोई प्लेन सरफेस है, और जो इसका एरिया है ये थोड़ी ऐसे है बेंडेड, तो उसका एरिया कैसे होगा? इसका हमारा एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे। इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर हो गया। और इधर की साइड हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
और इसके इनके दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना है, थीटा। तो हमारा जो फ्लक्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स होता है हमारा फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये होता है हमारा फ्लक्स। यहाँ पर ई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए हमारा होता है एरिया ऑफ दी, एरिया ऑफ दी सरफेस। और अगर ये हमारा किसी वेक्टर फॉर्म में, और अगर हम ये वेक्टर हटा देंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी एरिया वेक्टर। ये हो गया। अब बहुत जगह हम इसको ई एस भी लिखते हैं, एरिया को ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। तो ये हो गया हमारा इसका फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और जो हमारा ये होता है ई डॉट ए, ये हमारा यहाँ पर डॉट नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर में हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो फाई होता है वो क्या होता है, ई डॉट ए वेक्टर, और ये डॉट हमारा क्या है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, ये हमारे स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यानी कि जो हमारा फ्लक्स है इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो यानी कि अगर हमारा कहीं कोई सरफेस है, तो हमारी बहुत सारी छोटी छोटी, हमने कुछ सरफेसेस ले लिए डी एस करके, DS1 DS2 DS3, तो इसका जो फ्लक्स होगा हम इजिली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। हमें ये वेक्टर कंपोनेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इनको। और इसकी ऐसा यूनिट हमारी कितनी होती है, इसकी यूनिट ऐसा यूनिट है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम और वोल्ट मीटर। ये हमारी यूनिट बहुत याद होनी चाहिए। फाइव इज टू ई कोस थीटा और ई डॉट डेल्टा एस। ये हो गया। अब ये डेल्टा एस में हमने क्यों लिखा, तो डेल्टा एस है जब हमारी दो सरफेसेस होगी, तो डेल्टा एस को हम S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। अब आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कर्व्ड सरफेसेस, किसी भी कर्व सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी एक कर्व सरफेस है ऐसे, ये हमारी कर्व सरफेस है। हमने यहाँ पर एक छोटे छोटे से हमने सेक्शन कट कर लिए एरिया वेक्टर के, ऐसे 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 और ऐसे। तो इसका हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ds वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ से कैसे जा रही है, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है ऐसे, ऐसे ही इसका ds वेक्टर किधर होगा, इसका ds वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा किधर है, इधर की साइड। तो इसका एंगल कितना है, थीटा 1, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा 2। तो इस पूरी की पूरी कर्व सरफेस का हम फ्लक्स कैसे निकाल लेंगे। तो जो नेट फ्लक्स होगा हमारा, नेट फ्लक्स ड्यू टू ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस स्मॉल कर्व क्या होगा हमारा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हम कर देंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इससे हमारा क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट DS1, फिर हम कर सकते हैं प्लस ई डॉट DS2 वेक्टर, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट DS3 वेक्टर, और डॉट डॉट डॉट, ऐसी जितनी हमारी छोटी छोटी हम सरफेस लेंगे उसको ऐसे कर सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स ऑफ एनी कर्व सरफेस। और दूसरा हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, कोई ये भी एक हमारी कोई कर्व सरफेस है, ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा ले लिया एरिया वेक्टर, एक ही ले लिया हमने। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा हमारा इस साइड ds वेक्टर, और हमने मान लिया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ E1 वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट, इसको हमने मान लेते हैं सेकंड। इसका हमारा जो ds वेक्टर है वो कैसा होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। और हमने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो किधर से, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है ऐसे, ये होगी हमारी इसकी E2। इसके बीच का एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा 1। इसके बीच का एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा 2। तो जो हमारा थीटा 1 है, थीटा 1 हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। थीटा 1 है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री से कम, वो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल। अगर ऐसा केस होगा, अगर हमारा एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम हो, तो उस केस में जो हमारा फ्लक्स आएगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना। और अगर जो थीटा 2 है, मान लिया हमारा वो क्या है,
वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा टू है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो फोर सरफेस, तो हम इसको नोट में कैसे लिख सकते हैं, इसका हम एक नोट नोट बना के भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। कहीं जेई मेन वगैरह में, हमारा एमसीक्यू वगैरह में उसमें पूछ लिया जाता है। वन वर्ड में पूछ लेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, उसमें पूछे जा सकते हैं हमारे। तो इसमें हम नोट में क्या करेंगे, नोट में हम लिखेंगे कि फोर सरफेस इन विच फोर सरफेस विच इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग आउटसाइड, यानी जिस सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड जाएगी उसमें क्या होगा, देन फ्लक्स इज पॉजिटिव, एंड इफ electric field is coming inside a surface coming inside a surface then फ्लक्स हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। यानी ये सरफेस है हमारा, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड आएगी तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर फ्लक्स बाहर जाएगा तो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, इसका रीजन हमने बता चुका है, क्योंकि जो हमारा सरफेस है इसका डीएस वेक्टर हमेशा बाहर की साइड होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। इसका भी ऐसे ही बाहर की साइड होगा। तो अगर जब ये अंदर आएगा तो इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा ही होगा। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कैसा बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमारे फाई में, फाई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ई इंटू ए कोस थीटा। जब यहाँ पर कोस 90 से हम बड़ा रखेंगे, कोस में 90 से 90 के बाद 90 से 180 तक वैल्यू कितनी आती है, सभी नेगेटिव आएगी। तो इसकी वजह से फ्लक्स हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर फ्लक्स हमारा बाहर की साइड जाएगा तो थीटा हमारा 90 डिग्री से कम रहेगा, जिसमें जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। हम कुछ सवाल करते हैं इस पर। पहला सवाल हो गया हमारा, ये हमारी एक स्क्वायर सरफेस हो गई। और हमने क्या करा, इस सरफेस पर हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया क्यू। ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये ए हो गया। और हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की तरफ जा रही है, ई ई वेक्टर जा रही है। तो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स, इस सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। हमें पता है कि जो हमारा चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 90 डिग्री पर, ऐसे 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 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो ऐसे ऐसे हमारी क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है, तो जो, तो इसके लिए जो हमारा फ्लक्स होगा वो जीरो जीरो होगा। अब जीरो क्यों होगा, यही हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो क्यों होगा, देखिए, क्योंकि फ्लक्स क्यों होगा हमारा इस सरफेस के लिए जीरो क्यों होगा, हमें ये रीजन फाइंड करना है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, मान लिया हमने किधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारा इसका एरिया वेक्टर है वो किधर की साइड होगा, एरिया वेक्टर इसका है, हमने मान लिया ये वाली हमारी सरफेस है ऐसे रखी है, तो इसका बाहर की तरफ होगा ऐसे 90 डिग्री पे। ये हमारा क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर। और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, ये हमारा ई वेक्टर, ये ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। तो जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो ई ए कोस 90 हमारा कितना होता है, जीरो। तो जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा, जीरो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी लाइंस है वो सरफेस, जो लाइंस है हमारे सरफेस के आर पार ही नहीं हो रही है। क्योंकि ये हमारी शीट ऐसे रखी हुई है, जैसे हमारे टेबल पर, मान लीजिए हमारा टेबल है, टेबल पर ये शीट रखी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेबल के ऐसे ऊपर से जा रही है ऐसे। तो इस केस में शीट और इसके बीच का, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारी शीट ऐसे रखी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है ऐसे, नीचे से क्या आ रही है, ऊपर की तरफ। तो इस सरफेस और इसके बीच का एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में जब हम फॉर्मूले में 90 डिग्री रखेंगे तो इससे हमारा फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इसका मतलब थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो जब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पर तो हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो।
इसका मतलब ये भी है कि जो हमारी कोई भी लाइन हमारी सरफेस से पास पास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो। मान लीजिए ये हमारी कोई सरफेस है, अगर हमारी इससे ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस सरफेस के ऐसे ऊपर से जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर हमारा किधर है, इधर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में हमारा ये जो बताया था अभी से भूल जाओ एक सेकंड के लिए। जैसे ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस के ऐसे ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, टच होकर जा रही है मान लीजिए, और इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, सरफेस के बाहर की तरफ, ऐसे सरफेस से परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके ऊपर से जा रही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जिसकी वजह से अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारा फ्लक्स जीरो आएगा। बट एक ऐसी लॉजिक भी लगाए हम, तो इस सरफेस से हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस शीट से टच होकर जा रही है, ना कि इस शीट के अंदर से 90 डिग्री से पास हो रही है। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स जीरो हो रहा है, क्योंकि हमारी नो इलेक्ट्रिक नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिस थ्रू दी सरफेस। दूसरा तो हमारा रीजन ये हो गया। हम करेंगे अपन दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़े तो उसमें बोलना कितना हमारा जो फ्लक्स होगा। सेकंड है हमारी हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये हमारी हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गई ऐसे। ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे पास हो रही है, इस डायरेक्शन में। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी इसकी रेडियस आर हो गई। तो हमारी फ्लक्स दो जगह से पास होगा, एक इससे और एक इस कर्व सरफेस से, और एक होगा हमारा इस प्लेन सरफेस से। मान लीजिए ये हमारा सर्कल वाला पार्ट है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है ऐसे। तो इसका एरिया हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इससे हमारा फ्लक्स कितना पास हो रहा है, फाइव वन। तो फाइव वन हमारा कितना होगा, ई ए कोस थीटा। तो कितना हो जाएगा, ई इंटू, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, और इसका जो हमारा हमारा जो हेमिस्फीयर है, इसका एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, और इसी साइड में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एरिया वेक्टर भी हमारा इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किधर ही है, इधर ही। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में हमारा एंगल 0 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे, ई ए को जीरो हमारा वन हो जाएगा, तो फाइव वन हमारा कितना जाएगा, ई इंटू एरिया हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा प्लस फाइव वन हो जाएगा। दूसरा है हमारा ये, जो हमारी कर्व सरफेस है, जो हमारी कर्व सरफेस है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे। यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर हमारा किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर हमारा इधर होगा ऐसे, एंगल थीटा वन। ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा टू। ऐसे ही हम एक टेंजेंट यहाँ पर लेंगे, और इससे एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका एंगल हमने मान लिया थीटा थ्री। इसकी वजह से जो हम इसका इसका कॉम्पोनेंट लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमने एक टेंजेंट लिया, इधर से एरिया वेक्टर ले लिया, ये एंगल क्या ले लिया, थीटा। तो इसको हमने क्या मान लिया, फ्लक्स फाई टू। तो जो हमारा फाई टू होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कोस थीटा, ई इंटू एरिया कितना होगा इसका भी, सरफेस का, पाई आर स्क्वायर इंटू ओ ओ एंगल कितना होगा। क्योंकि जैसे ये हेमिस्फीयर है हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इस साइड की तरफ, और जो ये हमारा सरफेस है, इस पर हमारा एरिया वेक्टर किधर है, इधर की साइड।
क्योंकि ये सरफेस ऐसे रखी हुई है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, राइट हैंड साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे पास हो रही है, इधर की साइड। तो हमारी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेगी इतनी ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर भी होगी। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई इंटू एरिया हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री पाई वन, और ये हो जाएगा हमारा ई इंटू पाई आर स्क्वायर कोस 180 डिग्री माइनस वन। तो जो हमारा पाई वन है वो कितना हो जाएगा, माइनस का पाई आर स्क्वायर ई। वो हमने बताया भी था कि जब हमारी किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ इनसाइड की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव। और जो हमारा इनकमिंग फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के लिए, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा होता है आउटगोइंग फ्लक्स। हम चलेंगे हमारे तीसरे पार्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हमारी एक सरफेस दे रखी है, ये क्यूब टाइप सरफेस है और ये कुछ ऐसे स्लांटेड हाइट है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस साइड। और ये जो हमारा एरिया है ये वाला, ये हमारा क्या है, ओपन है, ये बंद नहीं है, ये वाला हमारा बंद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगी और इधर से जाएगी। तो जो हमारी ये वाली सरफेस होगी, के ए आई बी, के ए बी आई जो हमारी सरफेस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसके पैरेलल से होके जाएगी। यानी कि इस सरफेस के ए बी आई जो हमारी सरफेस है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना होगा, कोई भी सरफेस नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो ये वाली सरफेस है हमारी, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे बाहर की साइड होगा, ऐसे हमारा बाहर की साइड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा कैसा होगा, इधर की साइड होगा डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसकी वजह से हमारा फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए हमने मान लिया फ्लक्स क्या है इसका, जीरो होगा। यानी कि फोर, हम लिख सकते हैं कि फोर सरफेस के आई बी ए, फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ऐसे ही जो इसकी हमारी ऑपोजिट वाली साइड है, ये वाली एफ जी एच ई एफ, फोर सरफेस एफ जी एच ई, इसके लिए भी हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी फाइल्स है क्या है, इसके पैरेलल जा रही है, यानी एंगल सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा। यानी कि सीधा सीधा इस सरफेस से हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। एक सरफेस ही होगी, एक ही होगी, एक होगी हमारी नीचे वाली ए जी एच बी, फोर सरफेस ए बी एच जी, इस सरफेस के लिए भी हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ऐसे ही हमारी जो ऊपर वाली सरफेस है, ये वाली फोर फोर सरफेस के एफ ई आई, इस सरफेस के लिए भी जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। जो हमारा फ्लक्स है वो किस सरफेस से पास हो रहा है, के ए के ए जी एफ, एक ही वाली सरफेस हो गई। और दूसरी सरफेस हमारी हो गई आई ई डी सी, आई ई डी सी वाली, इससे और इस वाली सरफेस से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो पास हो रही है। तो यानी टोटल फ्लक्स भी इन दोनों से पास होगा। तो हम निकाल लेंगे फ्लक्स passes through फ्लक्स passes through सरफेस ए जी एफ के, ए जी एफ के से कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमारा, 5 1 इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, सरफेस हो गई ऐसे, ये हमारी सरफेस है कोई, कौन सी, के एफ ए जी, जो हमने भी लिखी है ए जी एफ के, ये हमारी सरफेस हो गई। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पर। और इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर यानी इस साइड होगा, बाहर की साइड। हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल हमारा कितना है, 180 डिग्री।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया हमारा कितना हो जाएगा इस साइड का, ये हमारा क्या है स्क्वायर है, तो ये भी ए है हमारा, और ये भी हमारा कितना है ए, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, और हम कहते हैं कोस 180 डिग्री। तो जो हमारा फ्लक्स होगा फाइव वन वो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का ई ए स्क्वायर, कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का ई ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी सरफेस है, ये वाला सरफेस है, इससे हमारी क्या हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारी सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रही है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पास हो रही है ऐसे, ये हमारा ई वेक्टर हो गया। और इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ ऐसे पास होगा ए वेक्टर, ये ऐसे पास होगा। अब ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा ऐसे, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, ये एंगल भी हमारा कितना होगा 30 डिग्री। क्योंकि जैसे ये वाली सरफेस है, जैसे उसको हम रोटेट करेंगे, इसको जैसे 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 हम रोटेट करेंगे, जैसे उसके हम उठा के अगर हम यहाँ पर रख दे, तो ये जो एरिया वेक्टर हो जाएगा ये हमारा इसकी साइड आ जाएगा, और ये ई वेक्टर है हमारा, ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इसको हमने ऐसे उठा के इसको रोटेट कर दिया है ऐसे, तो जो एरिया वेक्टर है और ई वेक्टर के बीच का एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा ये। तो ई वेक्टर हमारा इधर की तरफ, ए वेक्टर इधर की तरफ, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये भी एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। समझ में आ गया ना, क्योंकि जो हमने हमारा जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला हमने सिर्फ इसको रोटेट कर दिया है ऐसे करके। अगर हम इसको 3D में हमारे माइंड में विजुलाइज करें तो ये एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री। थोड़ा टफ होगा, जैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये वाला जो हो गया हमारा ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ऐसे, ये हमारा क्या है ई एच डी, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए होगा ई ए कोस थीटा, थीटा हमारा मिल गया। बट हमें क्या चाहिए होगा ई डी, हमें क्या चाहिए होगा ए डी, क्योंकि हमें एरिया भी निकालना है, तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा इस सरफेस की ये वाली लेंथ चाहिए होगी, ये वाली लेंथ कितनी है ईडी, ये हमें पता है ये कितनी है ए, ये वाली हमें लेंथ निकालनी है ईडी। तो इस ट्रायंगल से हम ईडी निकाल सकते हैं। ईडी कैसे निकाल लेंगे, कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये वाली जो हमारी लेंथ है ये भी कितनी है ए, कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, ये वाली साइड भी कितनी है हमारी ए, कोस 30 डिग्री हमारी कितना है बेस अपॉन में, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा कितना है ए, परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारा ईडी। तो जो हमारा ईडी होगा वो कितना होगा ए अपॉन में कोस 30 डिग्री, यानी हो जाएगा ए सेक 30 डिग्री, कोस का उल्टा हमारा क्या होता है सेक। तो जो हमारा ईडी आ गया लेंथ आ गया हमारा कितना आ गया ए सेक 30 डिग्री आ गया, यानी ये वाली लेंथ हमारी कितनी आ गई ए सेक 30 डिग्री, ये आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे फ्लक्स, तो हमारा सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, देखिए फ्लक्स पासिस फ्लक्स पासिस थ्रू फ्लक्स पासिस थ्रू सरफेस आई ई डी सी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं जो हमारी ये वाली सरफेस है इस सरफेस पे हम क्या निकाल रहे हैं फ्लक्स कितना हमारा हो रहा है। तो फाई टू हम मान लेते हैं इसको, फाई टू कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना है हमारा बेस इंटू हाइट, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा इसकी लेंथ और ये होगी इसकी हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू दिस साइड, हो गया हमारा ए इंटू, इसको हमने अभी निकाला ई डी, ये किसके इक्वल है ए सेक 30 डिग्री और इंटू एंगल कोस थीटा यानी कोस 30 डिग्री, यानी कि सेक हमारा क्या होता है 1/कोस 30 डिग्री, तो इससे हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा फाई टू हमारा हो जाएगा ई ए स्क्वायर, और हमारा फाई वन कितना आया था
और हमारा फाई वन था माइनस का ई ए स्क्वायर। तो जो फाई नेट होगा वो कितना जाएगा, फाई नेट हो हमारा हो जाएगा फाई वन प्लस फाई टू, हमारा कितना हो गया माइनस का ई ए स्क्वायर और प्लस का ई ए स्क्वायर। तो हमारा जो फाई नेट है वो कितना जाएगा 0। मैंने पहले ही बताया था कि किसी सरफेस से जितना नेट फ्लक्स हमारा एंटर होगा इतना ही हमारा सरफेस से क्या होगा, बाहर भी निकलेगा। यानी इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउट गोइंग फ्लक्स। यानी कि हमारा जो एंटर हुआ था फाई वन कितना था, एंटर हुआ तो फ्लक्स कैसा हो गया नेगेटिव, बाहर निकला तो फ्लक्स कैसा हो गया हमारा पॉजिटिव, और दोनों ऐड हो गया हो गए 0। हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा कोई प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर है हमारा ऐसे सरफेस, और हमें क्या बताना है इसमें फाई नेट कितना होगा इस सरफेस से। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें दे ही रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, इस डायरेक्शन में है। फिर से वही होगा, जो हमारा ये वाली सरफेस है नीचे वाली, इससे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है हमारा सेम डायरेक्शन में, यानी कि कैसे पैरेलल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है इधर की तरफ, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। इसकी वजह से जो फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर सरफेस एफ ई सी बी, फ्लक्स हमारा कितना है 0। कितना है हमारा 0। और हमारी कौन सी सरफेस है जिसके लिए हमारा 0 है, ये। और एक हमारी हो गई ये वाली साइड, एक हमारी इधर की साइड हो गई, इससे भी हमारा क्या है पैरेलल। हम लिख सकते हैं हम फोर सरफेस ए एफ बी, इस सरफेस के लिए भी फ्लक्स हमारा क्या है 0। एक साइड हो गई हमारी ये वाली डी ई सी, फोर सरफेस डी ई सी, इसके लिए भी फ्लक्स हमारा क्या होगा 0। हमारी कौन सी सरफेस बची, एक हमारी ये वाली सरफेस हो गई, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। और एक होगा हमारी ये वाली सरफेस ए डी सी बी, इस वाली सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हम इसको बना सकते हैं, एक मिनट डायग्राम करेंगे। पहले हम इस वाली सरफेस के लिए निकालते हैं फोर, हम निकाल लेंगे फ्लक्स लिंक्ड, फ्लक्स लिंक्ड विद, फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए एफ ई डी, कितना होगा हमारा फाई वन हमें फाइंड करना है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस साइड में, और इसका सरफेस एरिया किधर होगा इस साइड में। तो एंगल कितना है हमारा 180 डिग्री, तो थीटा कितना है हमारा 180 डिग्री। तो जो हमारा फ्लक्स होगा फाई वन कितना होगा ई इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ये हमें क्या दे रखा है, सिंपल बात है हमें बी दे रखा है। तो उसका जो फाई वन होगा कितना होगा बी, यानी कि ये भी हमारा कितना है बी होगा, बी इंटू डी ई, ये हमारा क्या है, ये है हमारा डी ई, ये हमारा डी ई है। ये हमें कैसे निकालना पड़ेगा, पहले हमें यही फाइंड करना पड़ेगा एंगल से। डी ई कितना होगा हमारा ए साइन थीटा। देखिए ये हमारा एंगल थीटा है, तो जी ये वाला एंगल होगा ये भी हमारा कितना होगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये हमारा सिमेट्री है ना, ये साइड और ये वाली साइड क्या है, बिल्कुल इक्वल है, एक दूसरे का अपोजिट है और इक्वल है, और पैरेलल भी है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल भी क्या होगा बराबर। यानी ये दोनों एंगल कितने हो गए थीटा थीटा हो गए। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। तो अब यहाँ पर लगा सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कितना हो जाएगा हमारा डी ई अपॉन ए। तो डी ई हमारा कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक मिनट, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा सी, ये हमारा ई, ये हमारा क्या है डी।
ये एंगल थीटा, ये कितना है डी ई, ये हो गया। और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ए दे रखा है हमें। तो हम लगा सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है डी ई अपॉन हाइपोटेनस कितना है ए। तो जो हमारा डी ई है हमारा कितना है ए साइन थीटा। तो जो ये वाली सरफेस है इसकी ये वाली लेंथ कितनी आ गई ए साइन थीटा। और ये हमें बताइए ये हमारा कितना है बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि बी ये हो गया हमारा बी इंटू ए साइन थीटा और कोस ऑफ 180 डिग्री, यानी कितना हो गया हमारा माइनस का ए बी, माइनस का ए बी ई साइन थीटा। तो जो हमारा फाइव है वो कितना आ गया माइनस का ए बी, माइनस का ए बी ई साइन थीटा। ये हमारा कितना आ गया 5 1, ये हमारा 5 1 आ गया। अब हम देखेंगे हमारा सरफेस ए डी हम निकाल लेंगे, इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा। तो इसको हम निकाल लेंगे फ्लक्स फॉर सरफेस ए डी, ए बी सी डी सरफेस के लिए निकाल सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे फोर फोर सरफेस ए बी सी डी, फोर सरफेस ए बी सी डी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है ऐसे पास हो जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। मान लीजिए ऐसे पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो कैसा हो रहा है, इस सरफेस यानी मान लीजिए ये ऐसे है हमारा, और जो इस सरफेस है इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है ऐसे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा है ऐसे, ये क्या हो गया हमारा एरिया वेक्टर। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा थीटा। और ये सरफेस से कितना होगा इस परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से। ये एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा इसके बीच का, ये बचा एंगल होगा हमारा 90 में जो थीटा माइनस कर देंगे, ये हमारा एंगल होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया ना, ऐसे होगा। ये हमारा क्या है ई वेक्टर, और हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है 90, तो जो हमारा लेफ्ट एंगल होगा वो कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो अब हम इस सरफेस के लिए निकाल लेंगे फोर सरफेस ए बी सी डी। हमारा 5 2 फ्लक्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका एरिया कितना होगा बी इंटू ये इसकी हमारी होगी लेंथ ए इंटू ई ए बी, और कोस थीटा, कोस कितना है हमारा 90 माइनस थीटा। हमें पता है कि कोस 90 माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। तो जो 5 2 है वो हमारा कितना आ गया ई ए बी साइन थीटा। तो जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स होगा हमारा फ्लक्स पास थ्रू सरफेस ए डी एफ ई एंड टोटल फ्लक्स पास थ्रू सरफेस ए डी सी बी। इसका क्या हो गया फ्लक्स 5 1 प्लस 5 2, तो माइनस का ए बी ई साइन थीटा और प्लस का ए बी ई साइन थीटा। तो ये दोनों हमारे क्या है ऑपोजिट, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना आएगा, टोटल फ्लक्स वाई हमारा हो जाएगा 0। तो जितना फ्लक्स हमारा इस सरफेस से एंटर होगा हमारा इतना ही फ्लक्स इस सरफेस से क्या होगा बाहर जाएगा। तो हमारा नेट जो हमारा नेट या टोटल फ्लक्स है वो कितना आएगा 0 आएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा है कंसीडर अ सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 1 मीटर कैप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर कूलम। The surface of the circle makes an angle of 30 degree with the direction of field. Calculate the magnitude of electric flux through the surface. मान लीजिए ये हमारी क्या है एक, हाँ ये हमारी कोई सर्कुलर सरफेस है, ये हमारी क्या होगी इसकी रेडियस r, ये हमारा इसका सेंटर हो गया। और इस जो हमारी सरफेस है इसका एस वेक्टर किधर होगा ऐसे, और इसके सरफेस वेक्टर, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस वेक्टर का बीच का जो हमारा एंगल है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। ये हमारा कितना गिवन है 30 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो जो हमारा लेफ्ट एंगल होगा कितना होगा 60 डिग्री।
रिकॉर्ड हो गया 30 डिग्री। तो हमारा बचा हुआ एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसमें क्या आएगी सर्कुलर सरफेस है, इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 1 मीटर। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द सरफेस ऑफ सर्कल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी सरफेस है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री एंगल। सरफेस ऑफ द सर्कल मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो इसकी सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना है 30 डिग्री। तो हमारा जो लेफ्ट एंगल वो कितना होगा 60 डिग्री। जो हमारा क्या होगा फ्लक्स ई डॉट एस, उसको हम कैसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 दे रखी है, एरिया हमारा कितना है पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। एरिया वेक्टर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जो हमारा फ्लक्स होगा कितना होगा 10 पाई इंटू 1/2। तो यह आ जाएगा हमारा 5 पाई। फ्लक्स हमारा कितना होगा 5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ये हमारी कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक्स डायरेक्शन में ऐसे रखी हुई है कि एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और एक्स इक्वल टू 0 पे खत्म होती है। यानी कि जैसे जैसे हमारी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। मैग्नीट्यूड चेंजेस जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाएंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखे हैं ई इक्वल टू ए एक्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स पर डिपेंड कर रही है, जैसे एक्स चेंज होगा ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ऐसे है, इसकी लेंथ हमारी एल है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर। वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज एट एक्स इक्वल टू 0 एंड अदर इज हम मतलब नहीं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितनी पास होगी। तो ये हमारा सिलेंडर है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है ऐसे। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं जो हमारा कर्व सरफेस है ये हमारी क्या है, यहाँ से हम एक कर्व सरफेस ले लेते हैं ऐसे। तो इस कर्व सरफेस का जो हमारा डीएस वेक्टर होगा वो कैसा होगा परपेंडिकुलर होगा सरफेस से। ये हो गया हमारा डीएस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर है इस डायरेक्शन में। तो थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के लिए जो हमारा फ्लक्स है वो कितना होगा 0। वो हम निकाल लेंगे इस सरफेस के लिए। ये हमारी क्या है सरफेस नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर फोर सरफेस 1 फाइव 1 हमारा कितना होगा ई डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा इज इक्वल टू ई एस कोस 180 डिग्री। तो जो 5 1 होगा वो कितना होगा हमारा ई एस कोस 180 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितना है ई इक्वल टू ए एक्स। तो फर्स्ट सरफेस 1 के लिए जो हमारा सिलेंडर हो कितने एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक्स को यहाँ पर 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस के लिए कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो जो 5 1 होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 0। हम निकाल लेंगे सरफेस 2 के लिए। फोर फोर सरफेस टू के लिए क्या होगा जो हमारा 5 2 है वो कितना होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमारी क्या है सरफेस 2। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है इधर की तरफ। भाई 2 हमारा किसकी जा रहा है इधर की तरफ। क्या है हमारा ऐसे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे ई एस कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है ई इक्वल टू ए एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू एल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी ए एल। तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे फाइव 2 इज इक्वल टू ए एल इंटू एस इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इधर की तरफ। उसका जो एरिया वेक्टर है एस वेक्टर या फिर ए वेक्टर वो भी क्या है इस सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1। तो 5 2 हमारा कितना हो जाएगा ए एल एस। जो हमारा 5 2 होगा वो कितना हो जाएगा ए एल एस। जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स हमारा हो जाएगा 5 1 प्लस 5 2। 5 1 था हमारा 0 प्लस ए एल एस। तो 5 नेट हमारा कितना हो जाएगा ए एल एस